नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी बीमारियों से मुक्ति के अभियान में एक कदम आगे, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके डायबिटीज ही नहीं बल्कि और भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जानी जाने वाली सभी बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको डायबिटीज की हिस्ट्री को बताने की कोशिश किया। डायबिटीज और साइंस की हिस्ट्री समझ लेने के बाद इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और प्रिडिक्शन ये दोनों काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आगे की बात भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 1970 में जब इस बात की जानकारी यानी इस बात का आविष्कार हो गया कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल मापने का इंस्ट्रूमेंट आ गया, तब इस बात की जानकारी सामने आ गई कि अब ब्लड में इंसुलिन का लेवल होते हुए भी मीन्स इंसुलिन की मात्रा सफिशिएंट होते हुए भी डायबिटीज के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तब उस समय पूरा नज़रिया बदल गया। और जब 1989 में डॉक्टर जेराल्ड रेवन ने अपने रिसर्च के आधार पर इस बात की जानकारी दिया कि टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होने का कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस की जानकारी दी और उसके बाद से साइंस के जगत में इंसुलिन रेजिस्टेंस को लेकर के और डायबिटीज को ट्रीटमेंट के बारे में यानी कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट का नज़रिया टोटली बदल गया। और उसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को आधार मानकर आगे भी ट्रीटमेंट का बेस तैयार हुआ, उसको समझने की कोशिश की जाने लगी और किस तरह से उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है इस पर भी काम होने लगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है और किस तरह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। मतलब टाइप 2 डायबिटीज के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस किस तरह से जिम्मेदार है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने से पहले हम आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात को आपको समझाने की कोशिश करेंगे बड़े आसान शब्दों में, तो आपको आगे की बात भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। जब हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि जब किसी बीमारी के लिए, किसी इन्फेक्शन के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक आपको दी जाती है, आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उस एंटीबायोटिक के असर से जो भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में आए हुए रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ रहता है, वो 98% बैक्टीरिया मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आपके बॉडी में रह जाते हैं और वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। कुछ दिनों के बाद ग्रो करने के बाद फिर से आपको इन्फेक्शन जैसी कंडीशन देखने को मिलती है और फिर से डॉक्टर वही सेम एंटीबायोटिक आपको प्रेस्क्राइब करता है। और सेम एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करने के बाद तब पहले फर्स्ट टाइम जब आपने उस एंटीबायोटिक का यूज किया तो उस समय 98% बैक्टीरिया मर गए, उनकी डेथ हो गई। लेकिन सेकेंड टाइम में वहां पर 90% बैक्टीरिया के ऊपर ही उस एंटीबायोटिक का असर हुआ, यानी 10% बैक्टीरिया बच गए। और अगर सेम इन्फेक्शन आपको बार बार इस तरह से होते गया और आप सेम एंटीबायोटिक यूज करते गए तो कुछ दिनों के बाद उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के ऊपर असर होना कंप्लीटली बंद हो जाता है। मतलब जो भी इन्फेक्शन वाले ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में थे उन्होंने उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लिया। मतलब उसके बाद उस एंटीबायोटिक का उस बैक्टीरिया के ऊपर असर होना बंद हो गया। तो इसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसीलिए डॉक्टर हमेशा इस बात की आपको सलाह भी दिया करते हैं कि एंटीबायोटिक आपको अपनी मर्जी से कभी भी नहीं लेना चाहिए और एंटीबायोटिक लेने के साथ साथ में उसके सिस्टम को समझ करके उसके कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए ताकि उसके जो कुछ भी बैक्टीरिया बॉडी में है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, वो बचे हुए न रहें। क्योंकि अगर बचे हुए कुछ भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में रह जाएंगे तो बाद में रेजिस्टेंस पैदा करेंगे और फ्यूचर में वही सेम एंटीबायोटिक आपके लिए काम नहीं करेगी। तो इसलिए मैं भी आपको इस बात की सलाह दूंगा कि आप कभी भी एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक न लिया करें। जब भी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर की सलाह से और उसके पूरे कोर्स को समझ करके उस एंटीबायोटिक का यूज किया करें। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी समझने के लिए आपको सबसे पहले दो बातों को समझना पड़ेगा, दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, ग्लूकोज और इंसुलिन। आप जिस भी प्रकार का फूड का इंटेक करते होंगे उस फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है वो अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने के बाद अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड में पहुंच जाती है। अब इस ब्लड में जब ग्लूकोज पहुंच जाता है तो उसको पूरे सेल्स तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है और एनर्जी तब देता है कि जब वो सेल्स तक पहुंचेगा। जब वो सेल्स तक पहुंचेगा तभी आपको एनर्जी देगा और सेल्स तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करता है इंसुलिन।
और इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज नाम की एक ग्लैंड है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। इंसुलिन का अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज जो कुछ भी आपके बॉडी में गया हुआ है, ब्लड में गया हुआ है, वो सेल्स तक नहीं जाएगा। तो इंसुलिन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हम आगे चलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात को समझते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, उस नॉर्मल कंडीशन में जब भी कुछ आप इंटेक करते हो ग्लूकोज रिच फूड का, तो ग्लूकोज ब्लड में जाता है और इंसुलिन आता है और उस ब्लड में आए हुए ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा देता है। तो सेल्स तक पहुंचाने का काम नॉर्मल तरह से इस तरह से चलते रहता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं और उस समय उसी प्रोपोर्शन में अधिक से अधिक इंसुलिन का भी प्रोडक्शन होता है। आपने समझो कि आपने अगर 50 ग्राम ग्लूकोज खाया तो 50 ग्राम ग्लूकोज के लिए अगर 20 यूनिट्स इंसुलिन अगर आती है तो उस कंडीशन में वो 20 यूनिट इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स तक डाल देगी। लेकिन आपने अगर 100 ग्राम ग्लूकोज खाया तो इंसुलिन वहां पर 40 यूनिट बन करके आएगा। उसी प्रोपोर्शन में आपने जिस प्रोपोर्शन में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और वो आए हुए ब्लड में जो भी ग्लूकोज आया रहता है उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम करते रहता है। लेकिन कंडीशन ऐसी बनती है एक दिन कि आखिर सेल्स की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी, सेल भी कितना ग्लूकोज अपने पास स्टोर करके रखेगा। तो एक दिन ऐसी कंडीशन आती है कि सेल रेजिस्ट हो जाता है। सेल इंसुलिन को इस तरह से प्रतिरोध दिखाता है कि भाई मेरे पास अभी ग्लूकोज की भरपूर मात्रा है, अभी मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए, ग्लूकोज मत लेकर आना। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे में यानी ये सेल है, एक कमरा सेल का है और उस सेल में जो दरवाजा लगा हुआ है इस कमरे में, वैसे उस सेल में भी एक दरवाजा लगा हुआ है। उस दरवाजे पर इंसुलिन आता है और दरवाजा खटखटाता है और सेल्स को बोलता है कि भाई शुगर लेकर आया हूं, तुम ले लो। लेकिन अगर आपके कमरे में अगर जगह नहीं रहेगी, आपका कमरा फुल हो जाएगा, तो उस समय आप भी वहां पर दरवाजे पे खड़े हुए गेटमैन को, वॉचमैन को आप बोलेंगे कि अभी मेरे अंदर किसी को मत भेजना, जगह हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए अभी किसी को मत भेजना। सेम कंडीशन हमारे शरीर में बनती है, हमारे बॉडी में बनती है। वहां पर जब भी ग्लूकोज आता है तब वहां पर सेल इस तरह का प्रतिरोध दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है कि इंसुलिन को इस तरह का एक सिग्नल देता है कि अभी जो कुछ भी ग्लूकोज आएगा वो मेरे पास मत लेकर आना। मतलब उस समय सेल अपने दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेता है और उस कंडीशन में जब इंसुलिन ग्लूकोज लेकर आता है तो वो ग्लूकोज सेल में नहीं डाल पाता है। तब सिचुएशन ऐसी बनती है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन और ज्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन एक तरह से अपनी जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करता है। और एक बात वहां पर आपको समझने की है कि जब उस समय नॉर्मल कंडीशन में होते रहते हैं, आपका बॉडी में जो ग्लूकोज का इंटेक हो रहा होता है और वो काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रहा होता है, सेल में डिपॉजिट नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में कम इंसुलिन भी उस ग्लूकोज को सेल्स में डाल दिया करता है। लेकिन जब सेल के पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी हो जाती है, सेल सफिशिएंट ग्लूकोज को अपने पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया होता है, उसके बाद जब सेल के पास जगह नहीं, स्पेस नहीं रहता है, तो सेल रेजिस्ट करता है। तब इंसुलिन क्या करता है कि अगर उस समय अगर वो 10 यूनिट इंसुलिन उस ग्लूकोज को नॉर्मल तरीके से ट्रांसपोर्ट कर दे पा रहा था, तो वहां पर इंसुलिन और ज्यादा, तो वहां पर पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। मतलब वो अपनी जबरदस्ती दिखाता है कि 10 इंसुलिन अगर उस ग्लूकोज को नहीं डाल पा रहा है तो मैं 20 इंसुलिन बनाऊंगा। यानी पैंक्रियाज उस समय 20 इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है और उस समय वो बढ़ी हुई इंसुलिन उस ग्लूकोज को दरवाजा जबरदस्ती से तोड़ती है और उस ग्लूकोज को सेल में डाल देती है। तो होता क्या है कि यह प्रक्रिया कंटिन्यू काफी समय तक और सालों साल तक चलते रहती है। इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे ब्लड में बढ़ने लगता है और वो बढ़ी हुई इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में जबरदस्ती डालने की कोशिश करते रहती है और इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज का भी लेवल धीरे धीरे बढ़ा हुआ रहने लगता है और साथ साथ में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा हुआ रहने लगता है। मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि इस तरह का एक मियाँ बीबी का झगड़ा ये काफी सालों से चलते रहता है और बाहर किसी को पता नहीं चलता है, आपको भी कुछ समझ में नहीं आता है और ये चलते रहता है। तो अब यहाँ पर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं कि जब इस तरह का प्रतिरोध सेल्स और इंसुलिन के बीच में चलते रहता है तो कई साल चले जाने के बाद, यानी 10 साल तक इस प्रक्रिया को होते रहने के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि एक दिन ऐसा आता है कि सेल कंप्लीटली इंसुलिन की नहीं सुनता है, या उसे आप बोल सकते हैं गूंगा हो गया, बहरा हो गया,
अब वो कुछ सुनता नहीं है। इंसुलिन चाहे 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे 50 आए, वो अपना काम करना बंद कर देता है। और उस समय में आप देखेंगे कि ब्लड में शुगर का लेवल फिर बड़े स्पीड से बढ़ने लगता है। और तब कोई सिम्टम्स आपको हुआ, किसी प्रकार का कोई और भी प्रॉब्लम आपको समझ में आया और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो चेक करने के बाद इस बात की आपको जानकारी दी जाती है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है और आपको डायबिटीज हो गई है। तो वहां पर भी उस समय जब शुरुआती कंडीशन में आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंसुलिन का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा है, जिसे हम हाइपर इंसुलिनीमिया की बात करते हैं। और जब आपके ब्लड में हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों साथ साथ में रहने लगते हैं तो आपको डायबिटीज के होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। और उस कंडीशन में फिर आप क्या करते हैं, आप तो ग्लूकोज का इंटेक भी वैसे ही करते रहते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और गोलियों का सहारा लेने लगते हैं। और गोलियों का सहारा लेने के बाद वहां पर भी देखा जाता है कि गोलियां खा करके आप वहां पर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा रहे होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने के साथ साथ में आप हाइपर इंसुलिनिमिक कंडीशन में वापस वैसे ही बने रहते हैं और साथ साथ में आप पैंक्रियाज को ओवरवर्क करने के लिए भी मजबूर करते हैं। अब जब पैंक्रियाज आपका कंटिन्यू ओवरवर्क करते रहेगा तो आगे भी आप कितने सुरक्षित हैं। कुछ साल तक तो आपने ऐसे ही पैंक्रियाज को परेशान किया, तकलीफ दिया, यानी उसको ओवरवर्क करने के लिए मजबूर किया और उसकी इफिशियंसी को आपने धीरे धीरे कम कर दिया। और बाद में होता क्या कि आप गोलियां खा खा करके उसको और एग्जॉस्ट कर देते हो और साथ साथ में कुछ दिनों के बाद वो कम्प्लीटली वर्क करना बंद कर देता है। तब आप जाकर के इंसुलिन के इंजेक्शन पर आ जाते हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से हम यही सब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर समय रहते अगर आप समझ जाते हैं और गोलियों पर न जा करके आप बॉडी के सिस्टम को समझ लेते हैं और फूड के सिस्टम को, डाइट के सिस्टम को, ये डाइट किस तरह से आपको इफेक्ट कर रही है, डाइट किस तरह से इंसुलिन लेवल को बढ़ा रही है, डाइट किस तरह से डायबिटीज को डेवलप कर रही है, तो इस तरह से डाइट के सिस्टम को जब अगर आप समझ जाएंगे तो मैं इस बात को भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस तरह से डेवलप होता है इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। और अगर जब इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है फिर तो आप बड़े आसानी से इस बात को भी समझ सकते हैं कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स किया जा सकता है तो डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है। मतलब टाइप 2 डायबिटीज जो कि 90% लोगों को देखने को मिलती है, इस टाइप 2 डायबिटीज को आप रिवर्स कर सकते हो डाइट के माध्यम से, डाइट में कंट्रोल करके। अब डाइट में क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा, इस बात को समझने के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि ऐसी जरूरतमंद लोग हों उनको इस वीडियो का फायदा भी मिल सके। और अगर आप रियल में जानना चाहते हैं और आपको अगर डायबिटीज है, आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, टाइप 2 डायबिटीज है और आप जानना चाहते हैं कि क्या रियल में डाइट को चेंज करके डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उसको रिवर्स किया जा सकता है, तो हमारे आगे के वीडियो को भी एक एक करके आप देखते रहेंगे तो आपका नॉलेज पहले से काफ़ी ज़्यादा होगा और आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी आप सेल्फ सफिशिएंट होने लगेंगे। और हम भी तो यही चाहते हैं कि आप मेरे साथ मिल करके इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, साइंस को समझने की कोशिश कीजिए और इस डायबिटीज के बारे में जो आज का कॉन्सेप्ट है इसे जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसी पुराने कॉन्सेप्ट को लेकर चलते रहेंगे तो आप कभी भी डायबिटीज को हरा नहीं पाएंगे। आप जब तक नए कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे, पुराना कॉन्सेप्ट वही चला आ रहा है और उसके साथ साथ में अगर कोई 50 साल पहले का कोई डायबिटोलॉजिस्ट उसी सिस्टम को पकड़ करके चल रहा है और उसी सिस्टम को आप भी अगर पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे तो आपकी डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए अपनी ही डायबिटीज नहीं बल्कि दूसरे और भी लोगों की डायबिटीज को ठीक करने में उनकी मदद करते हैं।